दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है। तो इसीलिए मुझे एरिया पे क्या डालना पड़ा है? वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट क्या होता है? स्केलर होता है। तो व्हाट इज जे? जे इज अ वेक्टर। आई क्या है? स्केलर। ए क्या होना चाहिए? वेक्टर। चलो आगे। अगला आगे नेक्स्ट इसी पे लिखिए नोट। जो नोट वगैरह लिखवाता हूँ बच्चों, ये नोट वगैरह है ना, ये नोट्स में भी नहीं होंगे। मैं जल्दी आज आप बुकलेट दे दूंगा तो आपकी प्रिंटेड बुकलेट मिल जाएगी। एरिया इज नॉर्मल टू करंट। हमेशा इसमें क्या होगा? एरिया ए शुड बी नॉर्मल टू आई। ए को क्या होना चाहिए? ए को नॉर्मल होना चाहिए। अगर ए नॉर्मल नहीं है तब क्या होगा? इफ ए इज नॉट नॉर्मल टू I, okay, but makes angle theta to current, then तब क्या होगा बेटा? तब क्या होगा? ये डायग्राम बनाते जाइएगा। वैसे तो एक को क्या होना चाहिए? नॉर्मल। अगर नॉर्मली नहीं होता है तब क्या होगा? जरा देख लीजिए, डायग्राम बना रहा हूं। मैंने लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको भेजी थी बेटा, वो यूट्यूब से लिंक भेजा था, देखी किसी बच्चे ने? हैं? रुचि कुछ देखती तो है नहीं है, कंप्लेंट करती रहती है, सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, भाई ऑर्डर मारती रहती है, कहती जी मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ सर आज। अब तो उसे डर लगने लगा है, कहती रिकॉर्डिंग लगा ली हो। आ गई वापस? आ गई? ओके। तो ये बच्चे, मुझे उसने पहले कह दिया सर जी रिकॉर्डिंग लगा देना। हाँ, ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों? नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। टॉपिक समझिए कि मान लीजिए आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आई का डायरेक्शन होता है ना, आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब बच्चों आई तार में ही निकलेगा ना यार, हवा में तो निकलने वाला रहा। तो तार का क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक बात समझना, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? मान लीजिए पेन है बच्चों, है ना, तो इस एरिया को, ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप थोड़ा थोड़ा पीस काटेंगे, क्या कटेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया कटेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कोई मान लो वायर है, तो क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर एरिया ऐसे है, देखिए ये क्या है? एरिया। पता है आपको, फिजिक्स में नई नई बात आपको सिखाई है, एरिया वेक्टर। यहाँ पर एरिया क्या लिया हमने? वेक्टर लिया है ना वेक्टर। तो क्या होगा बच्चों? इसका एरिया बेसिकली क्या होगा? ये क्या है? एरिया वेक्टर। क्लियर भाई? क्लियर है इतना डायग्राम? अगर क्या है कि आपका एरिया परपेंडिकुलर आपने नहीं काटा, आप तार को ऐसे टेढ़ा भी तो काट सकते हो, चौक को, तार को ऐसे टेढ़ा कटिंग करो तो कैसे दिखाई देगा वो? कैसे दिखाई देगा बेटा? कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, बोलिए।
क्लियर? तो उसका एरिया वेक्टर कितना जाएगा? जब एरिया घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी तो घूमेगा यार, बोलो बच्चों, एरिया घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी तो घूमेगा, बताओ। तो अगर आप नॉर्मल काटेंगे फिर तो करंट और एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे। अगर आप वायर को टेढ़ा काटेंगे ऐसे तो क्या होगा? अगर वायर तुमने टेढ़ी काट दी फिर कहीं से भी कटिंग तो कर सकते हैं ना वायर का हम। देखो इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं। गाजर ले काट के दिखाऊं? यही हो सकता है और क्या है। एक गाजर को ऐसे भी कभी सैलेड नहीं काटा, ऑनियन को ऐसे भी काट सकते हो और ऑनियन का टेढ़ी स्लाइसेस भी बना सकते हो। एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आप भूल गए, आपने पढ़ा पहले मेरे पास एरिया वेक्टर की नहीं पढ़ा। तो ये एरिया है, अगर ये एरिया है तो जैसे कि हमारे पास ये डिस्क है जी, ये डिस्क है, तो ये क्या है इसका एरिया वेक्टर है, बोलो। तो डिस्क कैसे पड़ी? तो एरिया वेक्टर ऐसे पड़ा है, देख रहे हैं आप। डिस्क कैसे घुमाओ, एरिया वेक्टर घूमता नहीं घूमता है? ऐसे तो ये हालत है, ऐसे तो ये यार गाजर का कभी सैलेड नहीं काटा? आप परपेंडिकुलर भी काट सकते हो, आप ऐसे टेढ़ा टेढ़ा भी काट सकते हो स्लाइसेस। तो अगर कि कोई वायर है वो थोड़ी बेंड है, एरिया बेंड है, तो क्या करेगा? वो आई से एंगल बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? आप ग्रीन कलर और ब्रिंजल कलर है, ये क्या वायलेट कहेंगे ब्रिंजल कहेंगे इसको? ये कौन सा कलर है? पर्पल है ना? पर्पल और ग्रीन कलर है, दोनों में क्या कटिंग का फर्क है? तो अगर आप ग्रीन की तरह काटेंगे तो एरिया वेक्टर क्या आएगा तुम्हारा? नीचे आएगा, बोलो। और 90 डिग्री में काटोगे तो कहाँ आएगा? समझ में आया? तो दोनों में फर्क है बच्चों। अगर आप ग्रीन कलर लेंगे तो ए का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्या? ए cos थीटा। क्या लेना पड़ेगा? तो बेसिकली जे क्या है, मैं आपको देखो जी बढ़िया लेवल पे पढ़ा रहा हूँ अकेला, की मतलब क्या है इन चीजों का। जे क्या है? आई अपॉन क्या लिख दूं? ए परपेंडिकुलर, या तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ए परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे? आई अपॉन ए cos थीटा। ये जो ब्रिंजल है ये परपेंडिकुलर है, ये ए परपेंडिकुलर है, ये ग्रीन वाला ये परपेंडिकुलर ये भी है, पर इसमें क्या हो गया है? करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, कंपोनेंट आ रहा है। अगर एरिया वेक्टर कोई एंगल आई से बनाएगा तो उस आपको एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा आई की तरफ, जैसे फ्लक्स में किया था। लॉजिक लगाइए, फ्लक्स में क्या किया था आपने? डीएस को ई और डीएस में एंगल था, यहाँ क्या है? लॉजिक लगाओ, आई और ए में एंगल है, वही तो है सेम टॉपिक यार। वहां पर क्या था? ई और डीएस में एंगल था। आज क्या हो रहा है? ए और आई में एंगल बन रहा है। तो क्या लेंगे फिर आप? ए का कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये क्या आएगा जी बताओ? आई की तरफ क्या आएगा? एक और सीट आ गया, आ गया जी। तो बेसिकली ये तुम्हारा एरिया है और ये ब्रिंजल का ये डायरेक्शन क्या? ये ए कैप है। ओके, तो क्या सीखा आपने फिर यहां से? आई क्या हुआ? बेसिकली आई हुआ जे ए कॉस थीटा। बेसिकली क्या बन गया? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। समझ में आया बेटा क्या होती है करंट अच्छी तरह से? व्हाट इज करंट डेंसिटी? समझ में आया करंट डेंसिटी क्या है? अकेले करंट बाय एरिया कहने से कुछ नहीं बनता, जैसे एरिया टेढ़ा हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। आपने एक केस याद कर लिया कि जे है जी आई अपॉन ए, जैसा कि टीचर पढ़ाते हैं यार। ये कब है? ये एक केस में है, जब एरिया तुम क्या ले रहे हो? पर्पल, तो ठीक है जी।
ये क्या होगा, आई अपॉन ए होगा। लेकिन जैसे ही आपने टेढ़ा काटना शुरू कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ए तुम्हारा टेढ़ा हो गया तो क्या बन गया, थीटा एंगल बन गया। तो यू हैव टू टेक व्हाट, ए cos थीटा। बात बनी या नहीं बनी? ठीक है, आगे चले। देखो जी, कंसेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि एरिया वेक्टर और आई का क्या मीनिंग है, सेम एज दैट ऑफ फ्लक्स। जे क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बोलिए। जे इज वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होगा फिर, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, जो करंट का डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है बेटा, वही करंट का डायरेक्शन है। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज भागेंगे वो डायरेक्शन जे का होगा। डीप फिजिक्स समझिए, जे का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन्स भागेंगे वही डायरेक्शन जे का होगा। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई है? आज समझिए, कल मैं रिपीट मरवाऊंगा आपसे, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जी। नेक्स्ट है बच्चों, यूनिट्स क्या रहेंगे, आप बोलो मेरे से पहले, बोलो यार यूनिट्स क्या रहेंगे। क्या कर रहे हो, एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर, एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर। चलो जी आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ बेटा, ये टॉपिक हो चुका है। रेडी है जी या नहीं रेडी है? नेक्स्ट बहुत अच्छा थ्योरी का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जो टीचर ने 100% आपको एग्जाम में डालना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और इसकी कैटेगरी है जो इस आर्टिकल की 5 स्टार है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग है इसकी, मैक्सिमम टाइम पेपर में आता है। मैं आपको पहले ही, बाद में आपको सर्दी क्या इंपॉर्टेंट था तो मैं पहले ही लिखवा देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या था। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे आगे बम फेंकते हैं, सर्दी इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंपॉर्टेंट बता दो, सर्दी पूरी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट बता दो। वो उस टाइम हम कोशिश करते हैं बताने की, पर सब हमारे भी फिर दिमाग में नहीं आता है ना। तो ये जो आर्टिकल करवाने जा रहा हूँ, इसके करने के कई तरीके हैं बेटा। शॉर्टकट भी तरीका करवा दूंगा आपको मैं, और आपका टीचर हो सकता है आपको लॉन्ग कट पढ़ाए। दोनों ऑप्शन में मैं आपको आर्टिकल पढ़ा दूंगा, जैसा आपको टीचर पढ़ाता है आप उसको फॉलो कर लें, या अकॉर्डिंग टू मार्क्स आंसर दे दें। ये क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर में आता है एग्जाम में, और मैं भी टेस्ट में अक्सर डालता हूँ बेटे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो पूछ ले बेटा। ओके, यहाँ तक देखो, अगर मैं बहुत ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा तो आपसे एमटीजी नहीं लगने वाली। सिंपल बोलूंगा करंट डेंसिटी आई अपॉन ए, तो एंगल आ गया, क्या करोगे? ठीक है, हम गर्म हवा इतना ब्राके में काम बहुत करवाने हैं, स्टॉपर लगवाना है यहाँ पर, ताकि गेट ऑटो बंद हो जाए ना। तो क्या है जी, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट। इसके लिए एक्सप्रेशन आपको निकालना है जी, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्या है इसके लिए एक्सप्रेशन। पहले डेफिनेशन लिखा दूं, पहले खूब समझ लें, बाद में समझ लिखते हैं डेफिनेशन क्या है।
और कैसे बनती है ना, पहले समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि डेफिनेशन हमारी क्या होगी और क्यों बनेगी। देखो बच्चों, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, हमेशा क्या करते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। यार आपको कोई सर्दी, क्यों दौड़ते हैं, थकते नहीं है क्या? है किसी को नॉलेज क्यों दौड़ते हैं? हमेशा मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भागते रहते हैं, चाहे कोई मेटल का पीस ले लीजिए, कॉपर का पीस, सब में इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं, चाहे वो हैंडल है, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोलिजन से तो रुकने चाहिए, सोचना ही फिजिक्स है, सोचिए कि क्यों भाग रहे हैं। रिपल्शन अट्रैक्शन तो ये आंसर नहीं है। और कोई आप में? इनके भागने का जो रीजन है या उनकी फोर्स है भागने की, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है देखो 0 केल्विन पे हर चीज रुक जाती है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है 0 केल्विन पे। बाकी हर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, तो अगर मैं साइड पे आपको इक्वेशन बता दूं, समझा दूं, लिख लीजिएगा, टॉपिक से इसका रिलेशन नहीं है, या लास्ट में लिखवा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम स्क्वायर क्या है, तो ये काइनेटिक एनर्जी उनको कौन देता है, टेम्परेचर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा इतना। और ये क्या है, 3/2 kT। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं पढ़ा +1 फिजिक्स में? एक एटम के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एनर्जी क्या होगी 3/2। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा नहीं आपने, 3/2। तो वो आती कहां से है, टेम्परेचर से। तो अब ये बात समझ लेना कि ये इक्वेशन है हर जगह वैलिड रहेगी, कि जो भागने की एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या होगी 3/2 के टी। ये लिखवा दूं यार यहाँ पर इस आर्टिकल से पहले, ये +1 का कंसेप्ट है, आपको ध्यान में नहीं है, और इसकी वजह से क्या होगा, आप परेशान होंगे अलग अलग जगह पे। दिस कंसेप्ट बिलोंग्स टू 11th क्लास। लिखवा दूं, थोड़ा सा बनवा दूं नोट। चलिए फिर से हमारा नोट आ गया। स्पीड ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीड ऑफ रैंडम। बच्चे जितने भी नोट्स लिखवा रहा हूँ, नोट बनवा रहा हूँ, कोई भी नोट आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। यही तो क्लासरूम प्रोग्राम का एडवांटेज रहता है ना, नोट्स में ऐसी बातें नहीं मिलेंगी आपको। द स्पीड ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is determined by temperature and given by what, half mv square equals to 3/2 kT। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 3 kT अपॉन m का रूट। कोई बच्चा बता सकता है कि k क्या होता है? वेरी गुड, k क्या होता है, बोल्ट्जमैन और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और t क्या है, टेम्परेचर। तो अब ये देखो कि अगर एक मेटल का पीस है जो धूप में पड़ा हुआ है, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बाकियों से तो ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, है ना। तो मन में एक ख्याल आता है कि सर्दी आपने ऊपर पढ़ाया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे तो करंट पैदा करेंगे, पढ़ाया ना मैंने आपको। तो फिर बाहर गेट करंट क्यों नहीं मारता? जब मैं एक साइड ये कह रहा हूँ
कि भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स करंट पैदा करते हैं और टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा भागते हैं, तो फिर हमारे मेटल के ऑब्जेक्ट हमें करंट क्यों नहीं मारते? एक साइड में बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है कि जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक दो एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सभी का डायरेक्शन एक स्पेसिफिक, आपका जो मन है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगा हुआ है, आउटपुट आ रही है। जैसे मैं क्लास से बाहर निकल जाऊंगा, किसी का मुंह उधर हो जाएगा, किसी का इधर हो जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। तो नॉर्मली क्या है बच्चे, जैसे कि यार स्कूल की छुट्टी होती है या बच्चे प्रेयर करने जाते हैं, जब वो ग्राउंड में जाते हैं कैसे जाते हैं? रैंडम जाते हैं। जब प्रेयर करने के बाद क्लास में जाते हैं कैसे जाते हैं? लाइन वाइज प्रिंसिपल खड़ा होता है, लाइन बना के घुसते हैं क्लास में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दोनों सिचुएशन में क्या फर्क है? एक कंट्रोल्ड है, टीचर प्रिंसिपल खड़े हैं, डर है कि कान ना पकड़ लें सर, और एक क्या है? अनकंट्रोल्ड है। तो अब आप समझिए कि जो लोहे का पीस है वो, उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम भाग रहे हैं। अगर एक राइट से लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा कहाँ जा रहा है? लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो बेसिकली चार्ज का नेट फ्लो क्या है? जीरो है। इसीलिए मेटल ऑब्जेक्ट है वो करंट नहीं मारते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, पर करंट क्यों नहीं पैदा हो रहा? डायरेक्शन रैंडम है, डायरेक्शन रैंडम है बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ कि आप डेरिवेशन शॉर्ट मेथड से करना पसंद करोगे, लॉन्ग से करना पसंद करोगे? हैं? लॉन्ग नहीं, लॉन्ग में कुछ नहीं है, वो एन पार्टिकल्स को लेके चलेंगे हम, और शॉर्ट में एक पार्टिकल को लेके चलेंगे। सिंपल लॉजिक है। अगर एक पार्टिकल को लेके चलोगे तो एन को भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो। जो डेरिवेशन एक पार्टिकल के लिए होगा वो एन पार्टिकल्स के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं दोनों मेथड आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि भाई टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़ते तो हैं लेकिन करंट पैदा नहीं होता। क्या आंसर है, क्यों नहीं होता पैदा? डायरेक्शन रैंडम है, डायरेक्शन रैंडम है। तो यहाँ पर एक मैंने जगह छोड़ लीजिए डेफिनेशन के लिए, बाद में आके लिखेंगे डेफिनेशन। ओके, हम लेते हैं एक मेटल का पीस। ये हमारा एक मेटल का पीस हुआ। बच्चों मेटल्स में क्या होता है? कर्नल, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कर्नल। कर्नल क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो मूव नहीं करते, वो अपनी पोजीशन पे क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। मतलब न्यूक्लियस, मान लो इसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं हम, वैसे भी न्यूक्लियस मूव नहीं करता। टेम्परेचर की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या करते हैं? जैसे बंदे को ठंड लगती है ना, ये अपनी पोजीशन में क्या करते हैं? कांपते हैं। इसको वाइब्रेशन कहते हैं। अपनी पोजीशन में क्या करते हैं? ऐसे टेम्परेचर की वजह से भाग तो सकते नहीं है, ये वाइब्रेट करते, हिलते हैं यार अपनी पोजीशन पे। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से गुजरना है यार। कभी गेम देखी है आपने कि वो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से, करेक्टर ने यहाँ से गुजरना है, और ये क्या कर रहे हैं? ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है? अक्सर कोलिजन की पॉसिबिलिटी रहेगी, अक्सर कोलिजन की पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर बीच में ये आ गया फटक से लगेगा इसको, बेचारा रुक जाएगा, फिर उठेगा, फिर भागेगा। तो बच्चों बड़ा समझने वाला कंसेप्ट है। आपको जान के हैरानी हो जाएगी, जब टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर हो जाता है, अक्सर आपने टीवी पे ऐड देखा होगा कि दिस एसी इज वर्किंग एट 54 डिग्री सेल्सियस। आता है कि नहीं? 52 पे भी काम करेगा, 54 पे भी काम करेगा। ऐसा क्यों लिखा आता है? 100 पे काम क्यों नहीं करेगा? 70 पे काम क्यों नहीं करेगा? उसको ठंडा करने में बहुत टाइम लग गया।
अरे वो चीज नहीं है। क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कर्नल्स की क्या बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ती है। तो कोलिजन इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, उस कॉपर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि करंट बहुत कम फ्लो करेगा, करंट ही फ्लो नहीं कर पाएगा। हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन इतनी बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन भाग ही नहीं पाएंगे, टक टक इतनी कोलिजन हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएंगे तो आई क्या हो जाएगा, जितनी कोलिजन, कोलिजन का मतलब समझो जैसे यार आपको दौड़ने को बोला और आपके रास्ते में पत्थर डाल दिए नुकीले और आपके जूते उतार के साइड पे कर दिए हैं, जब दौड़ो। अब जितने नुकीले पत्थर ज्यादा होंगे, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना आपको टाइम क्या लगेगा। सिंपल लॉजिक समझ में आया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक सिंपल एनडी का क्वेश्चन, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है, क्यों बढ़ता है। बेसिक फिजिक्स समझ में आई, उतना कुछ मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझा रहा हूँ अर्ली क्लास में कि भाई जो इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है, लेकिन यार जो कर्नल्स है वो अपनी जगह शिवर कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, रास्ते में ऐसे हिल रहे हैं। अब वो हिलना उनका किस पे डिपेंड करता है, पहले ऐसे ऐसे, तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी कम। टेम्परेचर बढ़ा दिया वो इतनी फास्ट हो जाते हैं, तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी। और कोलिजन क्या है, रेजिस्टेंस, समझते व्हाट इज रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब तक आप चीजों को प्यार से समझेंगे नहीं तो आपका ब्रेन उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, आर्टिकल्स रटे नहीं जाते, उनका मीनिंग समझना पड़ता है कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर जी, समझ में आया। तो बच्चों बेसिकली क्या है, देखिए ये यहाँ कोलिजन कर लेगा, फिर यहाँ भी कर सकता है ऐसे, फिर ऐसे हो सकता है रैंडम, है ना, फिर यहाँ से इधर भी आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है। बोलो कितनी सी कोलिजन हो सकती है। दो कोलिजन के बीच में जो रास्ता होता है, जो गैप होता है, कॉल्ड मीन फ्री पाथ। कुछ मीन फ्री पाथ एवरेज होता है सभी का। मैं कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, देखो path between two collision is called free path. Path between two collision is called, बताओ क्या, फ्री पाथ, पहला पॉइंट। ठीक है, इसको हम लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा। ओके, लैम्डा फ्री पाथ, आपने ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा हुआ 11th क्लास में। ठीक है, टाइम है जो कोलिजन के बीच में, कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स होना। भाई टक्कर हो गई है, इलेक्ट्रॉन को चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी देर तरह बैठा है ना, फिर से भागेगा, क्यों भागेगा, टेम्परेचर भगाएगा उसको, फिर आगे जाके हिट करेगा कहीं ना कहीं। ओके, तो क्या है जी, बताइए दूसरा टर्म क्या है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है जी, ओके बच्चों, मान लेते हैं, क्या मानना है, हमने मानना ही है कि u1 है इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जब इसने मोशन स्टार्ट किया और जाके थोड़ी देर बाद यहाँ हिट कर गया, रुक जाएगा, फिर से भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, u2 मान लेते हैं। दोनों मेथड से लॉन्ग से पढ़ा रहा हूँ, साइड पे शॉर्ट में भी कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है जी, यहां से फिर क्या हुआ, u3 तीसरी बार कोलिजन के बाद दौड़ना शुरू किया, u4, u1, u2, u3 ये इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की टेम्परेचर की वजह से। भाई इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर गया तो क्या बैठ जाएगा वहां, नहीं, टेम्परेचर बैठने नहीं देगा, कहेगा चल भाग। क्लियर जी, कोलाइड कर दिया वापस सेम हो जाएगा, तो देखो चाहे वो वापस आ जाए या कोई उसका और भाई वहां आ जाएगा, सब आइडेंटिकल है ये।
जहां से एक गया दूसरा अगर वहां पर आ गया तो क्या है, फर्क पता ही नहीं चलता। तो मान लेते हैं लेट u1 u2 u3 un be initial velocity of electron due to temperature in n collisions। तो बच्चे u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, ये सब वेक्टर है बेटा। वेलोसिटी बोल दिया तो वेक्टर, इनकी डायरेक्शन है यार। ये क्या है इनका एवरेज, ये क्या होगा 0। यू एवरेज क्या होगा बेटा 0 होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा बताइए। डायरेक्शन अगर एक राइट साइड जा रहा है तो दूसरा क्या जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा 0। टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, इसीलिए करंट पैदा नहीं होता मेटल के अंदर। सबको क्लियर है जी, सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट कोई क्वेश्चन। अब क्या करें, इस मटेरियल में हम बाहर से एक बैटरी लगाते हैं, बाहर से एक फील्ड लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, तब क्या होगा। ठीक है जी, करूं स्टार्ट। सेम हमने ले लिया है, वही सेम मटेरियल है। सुनो आगे बेटा। तो क्या है जी, इस पे बैटरी लगाएं, बाहर से हम क्या करते हैं एक बैटरी लगाते हैं इस पे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जी, इसलिए बहुत स्लो ढंग से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। ओके, यहाँ क्या है जी नेगेटिव है, यहाँ क्या है पॉजिटिव है। और मान लीजिए कि ई क्या है, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वी क्या है इसका पोटेंशियल है। बैटरी लगाइए तो बैटरी अपना फोर्स लगाएगी, है ना, और इसमें क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में सेटअप हो जाएगा। अच्छा सारे बच्चे सोच के बताओ, ये नेगेटिव क्या करेगा, बैटरी का इलेक्ट्रॉन को क्या मारेगा, धक्का मारेगा। सिंपल सी लैंग्वेज, इस नेगेटिव ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना है। पॉजिटिव ने क्या करना है, खींचना है। भाई आजा 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 आजा, गाना गाएगा बैठ के, आजा इलेक्ट्रॉन आजा, खींचेगा ना अपनी तरफ। बोलो भाई पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आजा इधर। तो अभी इलेक्ट्रॉन की राइट से लेफ्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई है, बहुत ही कम हो गई है, ना के बराबर है। सबको क्या है बात माननी पड़ेगी, किसकी, बैटरी की। ठीक है, अब दो स्टेप हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से भागा भागा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था याद करो यार, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर आपने एक नेगेटिव चार्ज रखा, क्या रखा क्यू या ई जो भी है। बताओ जी इस पे कितनी फोर्स लगेगी, क्यू ई कितनी लगेगी। उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सिलरेट। यार फोर्स से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब एक्सिलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। ध्यान से समझना फिजिक्स को बच्चे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनना था यार, क्योंकि इधर पॉजिटिव है ना,
समझ में आया क्या गड़बड़ है? ऐसे बनना था, ठीक है, ऐसे फील्ड है तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगी? राइट साइड पे लगेगी, है ना। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फील्ड। क्यों बच्चों? एफ क्या होता है जल्दी से बताओ? माइनस साइन क्यों लगाया? भाई इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। देखो वो पॉइंट जो मैंने कुछ डायग्राम बनाई थी, मैं क्या दिल से इनको सीख लो यार, हर जगह लगेंगी आके। एफ बराबर है क्यू, लग रहा कि नहीं लग रहा बताओ? समझ में आया बेटा? जब भी फोर्स लगती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सिलरेट। यहां तक कोई डाउट? एक के लिए बात कर रहे हैं हम, अभी एन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ई उस पे चार्ज है, फील्ड में आपने रख दिया, उस पे क्या लगने वाली है? फोर्स। फोर्स क्या करेगी? एक्सिलरेट करवाएगी, है ना। ड्यू टू दिस फोर्स, प्लीज, दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी? एक्सिलरेट्स। सो माइनस ई इंटू कैपिटल क्या होगा? बराबर किसके होगा? एम इंटू ए। बोलो यार, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए क्या है? उसका एक्सिलरेशन। व्हाट इज ए? पहला इक्वेशन समझ में आया? ये तो बहुत बार बनाया हमने यार। एफ बराबर क्या है? एम में इक्वल्स टू, बोलो मेरे साथ, एफ बराबर है इक्वल्स टू क्यू ई। जब भी ए आता है तो उसकी तीन सिस्टर्स भी साथ में आती है, ठीक है। अभी समझना फिजिक्स को आगे क्या है। सब बच्चे लिखना बंद करेंगे, समझेंगे। सिंपल बात समझना यार, यहां से इलेक्ट्रॉन चला है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी? u1। और बैटरी ने पिटाई करनी शुरू कर दी, बैटरी ने चप्पलें मारनी शुरू कर दी, चल इलेक्ट्रॉन भाग। यही तरीका है, बैटरी ने करना है, क्यों ही फोर्स मारी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? भागेगा यार, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। मान लो कि कोलिजन होने से पहले यहां इसकी वेलोसिटी v1 हो गई है। बेटा जब हम किसी को धक्का लगाते हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है। यहां से ये रास्ता है, u1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी टेम्परेचर की वजह से है। बैटरी ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी इलेक्ट्रॉन की, चल भाग यार। कितनी फोर्स मारी? क्यू ई। तो कितना भागा? एम में ए आ गया। तो यहां पहुंचते पहुंचते कोलिजन से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? मान लो यहां से यहां जाने में उसको t1 समय लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? पहले तुम साइड में ना सिंपल एक कोलिजन के लिए समझ लो, एक कोलिजन के लिए बच्चों v क्या होता है? u प्लस होता है। मैंने क्या कहा था कि जब भी ये आता है फिर उसकी सिस्टर्स आती हैं, उसकी हेल्प करती हैं। मैं पूछ रहा हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन u1 से भागा, फील्ड ने पिटाई करनी शुरू कर दी, बेचारा और तेज और तेज। कोलिजन से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? v1। यहां से अगर समय क्या माना मैंने? t1। तो क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? u प्लस ए t1। बोलो समझ में आया? हम एक इलेक्ट्रॉन की एक कोलिजन की बात करते हैं, तो बेसिकली टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता नहीं है। होता है? नहीं होता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला आपके सामने हाजिर है। इसी को ही कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसकी एक कोलिजन में, अब इलेक्ट्रॉन और एक कोलिजन थोड़ा फॉलो करता है, एन फॉलो करता है। तो ये सिंपल छोटा स्टेप कि कैसे आपने आंसर निकालना है, ठीक है। अभी किसी ने लिखना नहीं है, मैं आपको टाइम दूंगा, आप पहले समझ लीजिए, आंसर दीजिए कि u1 u2 जो वेलोसिटी है वो कहां से आई थी? टेम्परेचर। बाय बर्थ उसको गिफ्ट मिला है, एनवायरनमेंट से गिफ्ट मिला है, वो हमेशा दौड़ता रहता है। फील्ड ने आके क्या उसमें एडिशनल कर दिया? फील्ड ने आगे क्या किया है? फोर्स या हिंदी में पिटाई करनी शुरू कर दी, भाग भाई भाग। तो उससे क्या होगा? उसकी वेलोसिटी बढ़ना श्योर है। तो v क्या होगी?
u प्लस at, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है दो कोलिजन के बीच का टाइम। जैसे मैंने एक कोलिजन की इक्वेशन बनाई है, क्या मैं n कोलिजन की n इक्वेशन बना सकता हूं? बना सकता हूं ना। तो देखिए, लेट v1 v2 v3 up to vn be velocity of electron during n collision and t1 t2 t3 tnv relaxation time during n collisions। tnv relaxation time during n collisions। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, बोलो v1 क्या होगा, u1 प्लस a t1 पहली इक्वेशन, बोलते जाओ। दूसरी क्या बनेगी, u2 प्लस a, फिर क्या बनेगा, ज्यादातर कहां तक भाग सकते हैं हम, n तक ही भाग सकते हैं। un प्लस a tn एड ऑल and divide by n, क्यों, टू टेक एवरेज। बेटा सबको जोड़ दीजिए और n से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, पहले मुझे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। वेक्टर लगाने लगा दो, नहीं लगाने मत लगाओ, चल जाएगा बेटा, आपकी मर्जी है। नहीं तो आर्टिकल स्केलर में चल जाएगा, डायरेक्शन का वैसे भी इसमें लॉजिक नहीं है, नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। हम मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व कर रहे हैं इसको, ऐसा मान लेंगे हम। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे, v1 प्लस v2 प्लस v3 कहां तक बेटा, vn, एवरेज के लिए क्या कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। यहाँ क्या आएगा, u1 प्लस u2 प्लस कहां तक, un अपॉन n प्लस कॉमन क्या आ गया a, परिवार में क्या बचा t1 प्लस t2 अप टू tn अपॉन n, एवरेज निकालने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं ये चीज क्या है, जीरो, टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट क्या, किसका इफेक्ट है ये, टेम्परेचर का है, उसका कोई रोल ही नहीं है वेलोसिटी में, कोई करंट पैदा ही नहीं होता उसकी वजह से। ठीक है, इसको क्या भर देते हैं बेटा, टाउ, एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्या बेटा, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये क्या है जी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है जी, भाई एन कोलिजन जो वेलोसिटी थी, हर बार की वेलोसिटी थी, उसको हमने एन से डिवाइड कर दिया, क्या निकल आई, एवरेज वेलोसिटी निकल आई। तो हमारे पास ये भारी भरकम फार्मूला एकदम बच्चा बन गया है। पीडी क्या हो गया है, ए इंटू टाउ। अब ए क्या है, ऊपर से देखिए क्या था, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट होता है रगड़ के जाना, घिसड़ के जाना। तो क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा, ये वो वेलोसिटी है एन कोलिजन में जब इलेक्ट्रॉन हर बार कर्नल के साथ रगड़ रगड़ के आगे बढ़ता है, वही तो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या लिखूं मैं ऊपर जाके, क्या है आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्या है बच्चों, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग n collisions by which
इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव ऑफ बैटरी। ये वो एवरेज वेलोसिटी है एन कोलिजन की इलेक्ट्रॉन की, जिससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट हुआ है। ठीक है जी, अब इसको एक बार लिख लीजिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा।